Hello everyone, welcome to GeoIS. Today we will be discussing about the emergency provisions in the Indian Constitution. देखिए, मैं जब बोलती हूँ कि हमारे पार्लियामेंट में डिबेट्स होता है, भाई हमारे पार्लियामेंट में इनफैक्ट किसी भी चीज करने से पहले हमारे यहाँ डिस्कशन होता है, हमारे यहाँ वोटिंग होती है, हमारे यहाँ पूरा तरीका फेडरेशन है, यानी देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स, सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स पूरी बढ़िया तरीके से डिवाइडेड है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। एंड व्हाट आर दीज ऑल दीज थिंग्स पॉइंटिंग टू? ये जो सारी चीजें हैं, दे आर लाउडली एंड प्राउडली सेइंग कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है। इंडिया जो है वो अपने सिटीजन्स को प्रॉपर तरीके से राइट्स देता है। इंडिया जो है इट हैज अ केयरफुल बैलेंस ऑफ पावर। क्या है इंडिया में? देयर इज अ केयरफुल बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं। मगर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये चीज कब होता है? जब सिचुएशन नॉर्मल चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बाहर से थ्रेट नहीं है, इंटरनली भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही ज्यादा साउंडली चल रही है। बट टेक एन एग्जाम्पल, समझ लीजिए पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, और ये जो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है ये अपने पास एक मिसाइल लेके रेडी रखता है। ये बोलता है कि भाई हम इंडिया में ये मिसाइल छोड़ देंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान तो इंडियन गवर्नमेंट को टाइम देगा नहीं। तो इसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फैमिली है एंड इस फैमिली में आपके पापा हैं, आप हैं, आपकी बहन है एंड आपकी मम्मी है। ठीक है, अब आपके पापा एक दिन डिसाइड करते हैं कि भाई हमें इस साल ना वेकेशन पे जाना है, पूरा परिवार को लेके मैं वेकेशन पे जाऊंगा। तो वो आप लोगों को बैठाते हैं, आप लोगों के साथ डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और आप लोग सबसे वोटिंग की तरह से पूछते हैं कि बताओ कहाँ जाना है? शुड वी गो टू सिंगापुर? शुड वी गो टू यूरोप? आप ही बताओ। अब आप मम्मी और सिस्टर आपस में वोटिंग करते हो, फाइनली यू डिसाइड सिंगापुर, पापा बोलते हैं ब्रावो, और वो आपको लेके सिंगापुर चले जाते हैं आराम से 3 महीने के ट्रिप पे। अब क्या होता है, बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम सिंगापुर, जस्ट टेक इट लाइक एन एग्जाम्पल, तो यू कम बैक फ्रॉम सिंगापुर एंड से आप में से किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। से योर सिस्टर को बहुत सिवियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग हो जाता है, एकदम फूड पॉइजनिंग उनको हो जाता है। तो अब पापा क्या करते हैं? इमीडिएटली अपनी गाड़ी निकालते हैं, आपकी बहन को उस गाड़ी में डालते हैं, आपको बिना बताए आपकी बहन को लेकर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं कि भाई हमें इसे ट्रीट करना है। ठीक है, आपके घर पे क्या हो जाता है? आपके घर पे देयर इज अ सिचुएशन ऑफ हेल्थ इमरजेंसी। बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि जल्दी से जल्दी आपकी बहन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ये सेम चीज समझ लीजिए। अब ये चीज आप समझिए पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान जो लॉन्च कर रहा है इंडिया पे, दिस इज अ केस ऑफ व्हाट? इट इज अ केस ऑफ एन इमरजेंसी। इट इज अ केस जिसमें यूनियन के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो सेंटर के पास आए, सेंटर से आके पूछ, स्टेट के पास आए, स्टेट से आके पूछे कि हम क्या करें, आप ही बताएं, आप ही बताएं। अब और एक सिचुएशन ले लीजिए, समझ लीजिए आप और आपके पापा घर पे अकेले हो, मम्मी बाहर गई है, सडनली बहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, आपको कुछ समझ भी नहीं आता कि आप क्या करो। तो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप पापा को बोलेंगे पापा आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू विल लीव एवरीथिंग इन योर डैडीज हैंड्स। आप पापा को बोलेंगे पापा आप ही संभाल लो, मुझसे तो ना संभाला जा रहा। एंड देन व्हाट विल हैपन इज योर डैड विल टेक एवरीथिंग इनटू हिज हैंड्स, अपने हिसाब से चलकर वो सारा सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। इन द सेम वे गाइस, जब इमरजेंसी हमारे कंट्री पे आता है, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो सेंटर है, हमारा सेंटर अपने स्टेट्स को अपने बच्चों जैसा ट्रीट करता है। ऑल द स्टेट्स आर लाइक द चिल्ड्रन ऑफ द सेंटर। इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी सेंटर क्या करता है, सारा पावर स्टेट से अपने पास ले लेता है। दिस इज वॉट इज नोन एज द केस ऑफ एन इमरजेंसी। और आज हम सारे के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18, पार्ट 18 हैज गिवन अस इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 एंड आर्टिकल 356। फिर से बता रही हूँ, आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंट्स रूल। नाउ सम ऑफ यू मस्ट बी सेइंग दिस एज स्टेट इमरजेंसी। बहुत लोग इसे स्टेट इमरजेंसी का नाम देते होंगे कि स्टेट इमरजेंसी है। राइट, रिमेंबर ये टर्म गलत है। दिस इज अ रॉन्ग टर्म। दिस इज द टर्म
दैट यू शुड नॉट यूज। अगर आप इसे यूज करोगे आपके यूपीएससी में, आपका एग्जामिनर सीधी तरीके से आपको -2.5 दे देगा वहां पर कि इस बंदे को स्टेट इमरजेंसी का मतलब और प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब ही नहीं पता। आगे के वीडियो में हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेट इमरजेंसी क्यों नहीं कहलाता। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। सो आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ लिसन, अब देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इमरजेंसीज बनी कैसे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 का एक सिंपल अंडरलाइन लॉजिक है, ठीक है। आर्टिकल 352 हैज अ सिंपल अंडरलाइन लॉजिक। क्या है अंडरलाइन लॉजिक? एनीथिंग एट द नेशनल लेवल पे कोई तरीके का भी झमेला होने के वक्त आपका आर्टिकल 352 लगाया जाता है। The underlying logic is anything happening in the national level will trigger Article 352. Very good, ma'am. क्या क्या तीन provisions है? There are three provisions जिसमें हम Article 352 declare किया जाता है. Number 1, we have war. Number 2, external aggression. Number 3, internal disturbance. Now many of you must be thinking, मैम ने armed rebellion क्यों नहीं बोला? ऐसा क्यों हुआ? She does not know very well. But let's just listen to me carefully. आप लोगों को सारे के सारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट गेटिंग इनटू द स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1962 में इंडिया हैड फॉट अ वॉर विद चाइना, ठीक है। चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था, जिसे बहुत केयरफुली हम बोलते हैं साइनो इंडियन वॉर, ठीक है, साइनो इंडियन वॉर। ये वॉर बेसिकली क्यों हुआ था? चाइना ने इंडिया को अटैक कर दिया था फ्रॉम द कश्मीर एरिया ऑफ द अक्साई चीन। आप लोगों ने अक्साई चीन का नाम सुना होगा, कश्मीर के पास है, ठीक है। अक्साई चीन के एरिया से इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में भी वो एजिटेशन कर रहा था, तो अक्साई चीन एरिया को वो कैप्चर कर चुका था। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट फर्स्ट टाइम आर्टिकल 352 वाज डिक्लेयर्ड, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था इंडो चाइना वॉर के टाइम पे। 1967 में ये खत्म कर दिया गया था। इट वॉज डिक्लेयर टू बी रिवोक हो गया था। तो ये वाला 5 सालों तक चला था ऑन अकाउंट ऑफ द इंडियो चाइना वॉर। अब देखिए सेकेंड वाला, 1971 में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ वॉर पे था। इंडिया एंड पाकिस्तान वर एक वॉर विद ईच अदर। मैडम क्यों वॉर पे थे? आप लोगों को याद होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम में बांग्लादेश was a part of पाकिस्तान। बांग्लादेश was a part of पाकिस्तान और उसे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। अब बांग्लादेश में बहुत सारी अट्रोसिटीज हो रही थी और इस अट्रोसिटीज की वजह से बांग्लादेशी जो थे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फ्री होना चाहते थे। इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प किया था ये पाने में, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द सेकेंड इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड। सेकेंड इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ था 1971 में। अब ये जो इमरजेंसी है वो नॉर्मली चलता जा रहा है, ठीक है। दिस इमरजेंसी इज नॉर्मली गोइंग ऑन। नाउ व्हाट हैपेंस? अब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी आती हैं, ठीक है। इन्होंने देखा कि भाई 1971 से तो वॉर चल ही रहा है, और इन्होंने क्या किया, 25 जून, जस्ट लिसन टू दिस स्टोरी, यस, तो 25 जून 1975 को मैडम इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन 1975। अब 1971 से तो ऑलरेडी एक नेशनल इमरजेंसी चल रहा था, तो सेकेंड नेशनल इमरजेंसी कैसे चल सकता था? बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने आके इंदिरा गांधी जी से बोला कि मैडम ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया ही हुआ नहीं है, एंड लॉ का एक सिंपल फिनोमिना है, लॉ या तो व्हाइट होता है या तो ब्लैक होता है। अगर कोई चीज लिखी हुई नहीं है यानी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नाउ मैडम इंदिरा गांधी वाज अ वेरी प्राउड पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने बोला ओहो कोई बात नहीं, शी वेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सीधा का सीधा पार्लियामेंट चली गई, ठीक है। पार्लियामेंट में उनका मेजोरिटी था। What she did is, उन्होंने 38th, mark my words guys, 38th Constitutional Amendment Act को पास कराया। She passed the 38th Constitutional Amendment Act of 1975। और इसमें इन्होंने क्या बोला? इससे इन्होंने बोला that if the president is satisfied, प्लीज वर्ड्स को मार्क करिए,
if the president is satisfied, the president can apply one or more emergencies at the same time. मतलब क्या भाई, ये क्या कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो वो वन या मोर इमरजेंसी एट द सेम टाइम लगा सकता है। एक ही वक्त पे इंडिया में एक से ज्यादा इमरजेंसीज भी लग सकते हैं। तो हमने बोला मैडम अब क्या? तो उन्होंने बोला कि देखो, ये जो मैंने रूल बनाया है इसका एप्लीकेशन जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। वो कैसा होगा? इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिव। नाउ वी आस्क्ड हर, मैम रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? मैडम इंदिरा गांधी जी सेड कि रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है इसका जो एप्लीकेशन होगा, इवन दो ये बिल मैंने 1975 में पास कराया है, ठीक है, आई हैव पास्ड इट इन द मंथ ऑफ अगस्त, मगर इसका जो एप्लीकेशन होगा ये बुक्स में लिखाया जाएगा कि ये लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है 25 जून से। यानी कि शी डिड व्हाट, शी वैलिडेटेड द फैक्ट कि इंटरनल डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, उन्होंने बड़े आराम से अपने लॉ को वैलिडेट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई अगर वो चाहते हैं, पहले उन्होंने लॉ बनाया, ठीक है, पहले उन्होंने लॉ बाद में बनाया, पहले उन्होंने इमरजेंसी पास कर दी। सो दिस इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। नाउ और एक चीज, फ्रॉम द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शी इंक्लूडेड आर्टिकल 352 सब क्लॉज 9 in the constitution which said that if the president is satisfied, one or more emergencies can be applied in India at the same point of time, and ये जो लॉ होगा this will be applied retrospectively। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया हो। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ सी, अब देखिए इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा एक स्टेट है यूपी का, ठीक है, वी हैव अ वेरी बिग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ मैप, डू नॉट टेक इट टू स्केल। महाराष्ट्र का समझ लीजिए, आपका गुजरात इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्लेस, राजस्थान, चलो लेट मी टेक राजस्थान, राजस्थान इज अ वेरी बिग प्लेस। नाउ व्हाट हैपेंस इज वन डे पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो वापस से लूम कर रहा है इंडिया पे ऊपर। एवरीवन नोस कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पर अटैक कर देगा। अब यूपी आके, अब महाराष्ट्र बोलता है यार मैं तो पानी के पास हूँ, मैं दोनों तरफ से पाकिस्तान को अटैक कर दूंगा, राजस्थान गुजरात तुम लोग है ना साइड हो जाओ। अब महाराष्ट्र आके बोलेगा कि भाई तुम लोग है ना, तुम लोग दूर हो जाओ, तुम लोग दूर हो जाओ, मैं उसके साथ बॉर्डर शेयर करता हूँ, मेरे थ्रू मैक्सिमम स्मगलिंग करता है पाकिस्तान, तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। यूपी इन्हें आकर बोलता है कि भाई मेरे पास तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तुम मुझे तो हरा ही नहीं सकते, और हम लोगों ने तो सालों से वॉर लड़ा है, हम ही इन्हें हराएंगे, आप लोग साइड हो जाओ। इससे क्या होता, इंटरनल डिसेंट जो है वो इंडिया में चलता रहता, देयर वुड हैव बीन अ स्ट्रगल फॉर पावर। अब हमारे बी आर अम्बेडकर जी आते हैं। ना बी आर अम्बेडकर वॉज अ फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब, एंड ही वॉज एक्चुअली अ जीनियस, मतलब बहुत जीनियस आदमी थे। उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 355 डाल दिया। ही इंक्लूडेड आर्टिकल 355 इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 says that it shall be the duty of the center to protect the states from external aggression. Just mark my words. It shall be the duty of the center to protect the states from external aggression. So उन्होंने क्या किया, आपस में जो states dissent कर रहे होते उन्हें बचा दिया इस झमेले से। इसके बाद इसका ना सेकेंड ऑप्शन भी है, सुनना, इसी आर्टिकल में देयर इज अ सेकेंड पार्ट, एंड the center shall ensure that the states act in accordance to the Constitution of India. Act in accordance to the Constitution of India. ठीक है?
अब अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है जब कोई भी स्टेट बाहर से अटैक होता है, समझ लीजिए वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश अटैक कर देता है, तो ये काम ममता बनर्जी का नहीं है। दिस इज द जॉब ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि वो प्रॉपर तरीके से सारे के सारे फोर्सेस को भेजे बंगाल में और हमारे बंगाल को बचाए। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर बाय द वे कोई भी स्टेट सेंटर की बात नहीं सुनता है, सेंटर के पास एक रीजन होता है, एक तरीका होता है जिससे वो सारे के सारे पावर्स जो है वो अपने पास अज्यूम कर लेगा। ही सेंटर जो है वो बिहेव करेगा जैसे आपके पापा बिहेव करेंगे एक हेल्थ सिचुएशन में। द सेंटर विल बिकम द डैड एंड ऑल द स्टेट्स विल बिकम हिज चिल्ड्रन। सीधा सा बात है, सारे के सारे जो स्टेट्स है उनके चिल्ड्रन बन जाएंगे। चिल्ड्रन का सारा डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर के पास चला जाएगा और सेंटर विल बिकम ऑल पावरफुल। सेंटर क्या बन जाएगा? ऑल पावरफुल। सेंटर के पास सारे पावर्स रहेंगे। एंड इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, वी विल सी दैट इंडिया एक्ट्स एज अ यूनिटरी स्टेट। आप लोग के यूपीएससी 2018 क्वेश्चन, द यूपीएससी 2018 क्वेश्चन, under what scenarios will India be a unitary state? India will be a unitary state during the working or the proclamation of an emergency. That should be your answer. अब देखिए, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, फेडरेशन होता है, बैलेंस ऑफ पावर रहता है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस होते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स नहीं हो। अब आपके दिमाग में ये चीज आता होगा कि सडनली लोगों के दिमाग में ये प्रोविजंस आया कैसे कि भाई हमें डिबेट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए। इसका एक रीजन है। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, एक बहुत रेलिवेंट एग्जाम्पल से ये चीज समझाती हूँ। एग्जाम्पल में समझो, आप लोगों ने जर्मनी का नाम सुना होगा। जर्मनी में दे यूज टू बी समथिंग विच वॉज नोन एज अ वीमर रिपब्लिक। ठीक है, राजा के हटने के बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद देयर वाज समथिंग व्हिच वाज नोन एज अ वीमर रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, वोटिंग से आया है, हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो वोटिंग से आया है। वेरी गुड। अब देखिए क्या हुआ था। वीमर रिपब्लिक जब हुआ बना था, इट ऑलरेडी हैड द क्लॉज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन इट। इट ऑलरेडी हैड द क्लॉज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन इट। वीमर रिपब्लिक में बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन उनका बनाया गया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल्स को पकड़ते पकड़ते एक बहुत ही स्मार्ट आदमी जो थे वो लीड करने लगे जर्मनी को। इस इंसान का नाम था हिटलर, अडोल्फ हिटलर। नाउ अडोल्फ हिटलर जो थे, ही वाज अ वेरी स्मार्ट मैन। ठीक है, और वो उन्होंने क्या किया था, एक पार्टी बनाया था। इस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। ठीक है, इसका नाम था नाजी पार्टी। और इस नाजी पार्टी में उन्होंने क्या किया था ना, सारे जो मोहल्ले के गुंडे बदमाश होते थे उन लोगों को उन्होंने रिक्रूट कर लिया था। ही हैड रिक्रूटेड ऑल टाइप्स ऑफ गूंज, होता है लफंगे गूंज वगैरह, इन लोगों को उन्होंने अपने नाजी पार्टी में ले लिया था। और इन लोगों को इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, तुम लोग जाओ, गो एंड किल ऑल द जूस। जाओ जूस को किल करो। एक काम करो, सारे के सारे लोग जो आर्य नहीं है, ऑल द पीपल जो आर्य वंश के नहीं है, इन सबको किल कर दो। तो ये गूंज जाते हैं कि भाई हम सारे के सारे नॉन आर्यस को मार डालेंगे। इन द मीन वाइल वीमर रिपब्लिक के कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, हिटलर को बोलते हैं, हिटलर साहब तुम ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, हम एक रिपब्लिक है, हमारे यहाँ वोटिंग हुआ है और सिंस हमारे यहाँ वोटिंग हुआ है तुम ऐसे जूस को नहीं मार सकते। हिटलर बोलता है अरे ऐसा क्यों? तो ये बोलते भाई हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बने हुए हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है। आपके यहाँ कोई इमरजेंसी नहीं है, आप सारे पावर्स अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपको जर्मनी के पार्लियामेंट यानी रीस्टैग से आपको पूछना होगा। यू विल हैव टू आस्क द रीस्टैग। रीस्टैग से सुनने के बाद ही आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। अडोल्फ हिटलर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड व्हाट ही डज इज ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि मैं क्या करूं कि सारा पावर मेरे हाथ में आ जाए। अब अगले दिन हिटलर साहब क्या करते हैं, वो जर्मन के पार्लियामेंट का नाम है रीस्टैग। जस्ट रिमेंबर दिस नेम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काम आता है।
रीस्टैग, जर्मनी के पार्लियामेंट को में वो एक नाजी पार्टी के आदमी को भेजते हैं। ये आदमी क्या करता है, जाकर रीस्टैग में लिटरली आग लगा देता है, मतलब पूरे पार्लियामेंट को वो बाहर से आग लगा देता है। आग लगाने के बाद क्या होता है, हिटलर अपना प्रोपेगेंडा स्टार्ट करते हैं। वो सब जगह अनाउंस करने लगते हैं कि भाई रीस्टैग जो है, जर्मन का जो पार्लियामेंट है, उसे आग लगाया है पोलिश टेररिस्ट्स ने, पोलैंड के टेररिस्ट्स ने रीस्टैग पे आग लगाया है। ठीक है, उन लोगों के खिलाफ एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है और इस एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से हिटलर ने कॉन्स्टिट्यूशन को, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को ही यूज करके उन्होंने लगा दिया इमरजेंसी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने बोला कि ये जो है दिस इज द फायर डिक्री। इसे आप वर्ड को याद कर लो, ही टुक आउट व्हाट इज नोन एज द फायर डिक्री। एंड इसके नाम पे आप सुनोगे कि इसके बाद उन्होंने क्या किया, हॉलोकॉस्ट को किया, बहुत सारे लाखों लाख 6 मिलियन जूस को मार दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे के सारे एट्रोसिटीज किए, सब जगह उन्होंने हर तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को तोड़ा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे। तो गाइस, जब ये सारा इवेंट हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था 1945 में। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा था वो बैठा था 9 दिसंबर 1946। अब 9 दिसंबर 1946 को बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि चलो भाई, हम लोग भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस लगते जर्मनी का। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस हम भी क्या करते हैं, जर्मनी से हम अपना इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिया है, चलिए हम इसे इसी तरह से डाल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे लोग डर जाते हैं, सारे लोग बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो बी आर अम्बेडकर साहब, आप हिटलर भूल गए हो क्या? भाई 1 साल पहले ही तो हिटलर का खौफ जो है वो खत्म हुआ है, आप भूल गए हिटलर ने क्या क्या हरकत की है? अब यहाँ पर क्या होता है, बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं टेंशन मत लो, हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड व्हाट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेफगार्ड करेंगे, हम लोग तरीके से सारी चीजों को करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड करेंगे। जो चीज वीमर रिपब्लिक ने जो गलती की थी अपनी इमरजेंसी प्रोविजंस में, उन सारे लूप होल्स को हम प्लग इन करेंगे। तो हमने बोला ओके ठीक है, एंड दैट इज द रीजन गाइस that Article 18 was included into the Constitution of India, and it had 3 provisions: national emergency, president's rule and financial emergency. Very good. अब चलिए हम आर्टिकल 352 को अच्छे से डिस्कस कर ले, ताकि हम लोगों को ये जो एक पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए। अब देखिए आर्टिकल 352 क्या बोलता है, व्हाट डज आर्टिकल 352 टेल अस। मैं आपको कुछ की वर्ड्स बता रही हूँ। ठीक है, मेक श्योर कि इन की वर्ड्स को आप अपने नोट कॉपीज में लिख लो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से एलैबोरेट कर पाएंगे। आर्टिकल 352 क्या बोलता है, इफ द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड, ठीक है, इफ द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड दैट देयर इज अ ग्रेव थ्रेट to the unity integrity of India under 3 headings. ठीक है, there's a grave threat to the unity integrity of India under for 3 reasons. ठीक है, for 3 reasons he can proclaim an emergency. वो क्या कर सकते हैं, he can, declaration को यहाँ proclaim बोला जा रहा है, he can proclaim an emergency under Article 352 in the whole of India, in the whole of India or a part of it. समझ आ रहा है सबको? स्टेटमेंट याद कीजिए, हम एक एक वर्ड उठाकर समझेंगे ताकि कोई तरह का क्वेश्चन जो मेंस या प्रीलिम्स में आए उसे आप आंसर कर पाओ। If the president is satisfied that there is a grave threat to the unity and integrity of India, the President will proclaim under Article 352 emergency in the whole of India or in any part thereof. ठीक है, this is Article 352.
अब चलिए एक एक वर्ड को पकड़ते हैं। पहला वर्ड, ये प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन क्या होता है? क्या ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है? नो 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 नो, ये जो पावर है, दिस इज नॉट नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। इस टर्म को आप लोग आराम से लिखिए, प्रेसिडेंट के मन से कुछ नहीं होता। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो तो बहुत ही भोले, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। वो जो भी करते हैं वो करते हैं ऑन द एडवाइस of the cabinet. He does it on the advice of the cabinet minister. अब सुनिएगा, हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कैबिनेट वर्ड है। आपने प्राइम मिनिस्टर सुना होगा, आपने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुना होगा, लेकिन सोचिए कैबिनेट जो है वो एक इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन सिर्फ एक आर्टिकल में किया हुआ है और वो है आर्टिकल 352। ठीक है, ये हो गया पहला। अब यानी मैम, क्या ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट साहब जो बोलते हैं वो कैबिनेट क्या वर्ड्स होता है, उनका कुछ का खुद का कोई वर्ड नहीं होता? एग्जैक्टली, इसीलिए हम इन्हें नॉमिनल हेड बोलते हैं कि इनका कोई खुद का पावर नहीं होता। ये जो भी करते हैं वो कैबिनेट के कहने पर कहते हैं। वर्ड्स तो उनके रहते हैं, वर्ड्स तो उनके मुंह से निकलते हैं, लेकिन वर्ड्स जो होते हैं वो एक्चुअली यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के होते हैं। नाउ सेकंड टर्म देखिए, पार्ट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये पार्ट ऑफ इंडिया वाला वर्ड कहां से आया है? क्या ये शुरू से था? नहीं गाइस, दिस वाज इंक्लूडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने होल ऑफ इंडिया में ऐड कर लिया कि जो इमरजेंसी है वो या तो पूरे इंडिया में लग सकती है, ठीक है, पूरे इंडिया में, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, और ये भी हो सकता है कि एक छोटे पार्ट में लगाना पड़े। ठीक है, समझ लीजिए बहुत सारे रोहिंग्याज एक एरिया में आते हैं, यहाँ पर ये लोग छोटी तरीके से लड़ाई वड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और ये लड़ाई जो है बहुत कम नंबर के हैं, इसीलिए बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। तो क्या जरूरत है भाई राजस्थान को तंग करने का, क्या जरूरत है पंजाब को तंग करने का? तो हम नॉर्मली यहीं पर नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे और यहीं से क्या हो जाएगा, हम इंडिया को प्रोटेक्ट कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ आ रहा हो। अब एक एग्जाम्पल लीजिए, समझ लीजिए पाकिस्तान जो है वो एक मिसाइल रेडी करता है। ठीक है, पाकिस्तान अपना जो गजनावी मिसाइल है उसे रेडी करता है, उसमें ना अच्छे से न्यूक्लियर वॉरहेड वगैरह वो सभी वो लगा देता है कि भाई अब इन्हें इंडिया को अटैक करना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास रॉ का एक रिपोर्ट आता है और रॉ बोलता है कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, अब पाकिस्तान ने गजनावी को अच्छी तरीके से लोड भी कर दिया है, अब वो इंडिया को अटैक करेगा। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली इस वर्ड को देखो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई अगर बाय द वे पाकिस्तान अटैक कर देगा उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो लोगों को उस वक्त समझ में आ गया था कि बहुत ज्यादा झमेला हो सकता है, इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है। भाई जब क्या प्रेसिडेंट ये बोल सकते हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो अभी तक मिसाइल गिराया नहीं है, मिसाइल गिरने दो, इंडिया का एक पार्ट बर्बाद होने दो, उसके बाद हम लोग लगाएंगे इमरजेंसी? कैन द प्रेसिडेंट से दैट? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। दिस कैन नेवर हैपन। इस चीज को दिमाग में रखते हुए व्हाट हैड हैपेंड, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सामने आया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं इवन इफ ही फील्स दैट देयर इज इमिनेंट डेंजर। मतलब अभी तक झमेला हुआ नहीं है, अगर उन्हें फील हो रहा है कि कुछ दिन में एमिनेंट हो जाएगा, कुछ दिन में पाकिस्तान हमें अटैक कर देगा, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इमिनेंट डेंजर ऑल्सो वो क्या कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी। ठीक है, अब क्या होता है, पाकिस्तान सुबह के वक्त मिसाइल वगैरह अपना लॉन्च करता है, बॉर्डर की तरफ मूव करता है कि भाई हम तो इंडिया को अटैक कर देंगे। इंडिया के बॉर्डर पे आने के बाद वो इंडिया का बड़ा सा आर्मी को देखता है, सारे के सारे आर्मी मैन हमारे एक लाइन में खड़े रहते हैं, तो पाकिस्तान देखकर कहीं ना कहीं डर जाता है, वो अपना ये मिसाइल वगैरह लेकर वापस चला जाता है, बोलता है भाई हमें नहीं अटैक करना इंडिया को, हम इंडियन आर्मी के साथ नहीं सक पाएंगे।
अब क्या होगा? प्रेसिडेंट ने तो सुबह में डिक्लेयर कर दिया है इमरजेंसी। प्रेसिडेंट को लगा था कि इमिनेंट डेंजर है, कुछ देर में हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स वगैरह गिरेंगे और मुझे अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? ही विल डिक्लेयर व्हाट इज नोन एज अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। वो क्या करेंगे? ही विल डिक्लेयर व्हाट इज नोन एज अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। और इस सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन में प्रेसिडेंट साहब इस इमरजेंसी को कर देंगे रिवोक। वो बोल देंगे सुबह इमरजेंसी लगा था बट अब हमारे देश से खतरा टल चुका है, इसीलिए मैं इस इमरजेंसी को कर रहा हूं रिवोक, एंड द प्रेसिडेंट विल रिवोक द इमरजेंसी। तो हमने कुछ एक चीजें समझी है। हमने समझा है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक रिटन लिख कर एक नोट बनाएंगे और उसमें लिख कर वो हमारे प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे कि प्रेसिडेंट साहब आप डिक्लेयर कर दो इमरजेंसी, तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारे ग्राउंड्स है। प्रेसिडेंट ग्रेव थ्रेट 3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है वॉर, भाई हमारा किसी भी कंट्री के साथ वॉर हो जाए। एक होता है हमारा एक्सटर्नल अग्रेशन, कि बाहर का कोई ऐसा कंट्री है या ऐसा कोई फोर्स है जो इंडिया की तरफ अग्रेसिव टेंडेंसीज दिखा रहा है। और एक होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलिए अच्छे से इन टर्म्स को समझते हैं कि ये टर्म्स कब, क्यों और किस लिए लगाए गए थे। अब देखिए 1971 में इंडिया में जो था जनरल इलेक्शंस का माहौल था। इंडिया में जनरल इलेक्शंस हो रहा था। हमारी कांग्रेस की पार्टी जो थी, पार्टी अध्यक्ष थी, उनका नाम था मैडम इंदिरा गांधी। और मैडम इंदिरा गांधी 1966 से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी। ठीक है, वो ऑलरेडी एक बार इलेक्ट हो चुकी थी और वो सेकेंड टाइम इलेक्शंस में खड़ी हुई थी। अब ये जो जनरल इलेक्शंस हुआ था इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ देयर वाज अनदर कैंडिडेट। इस कैंडिडेट का नाम था राजनारायण। ठीक है, इस कैंडिडेट का नाम था राजनारायण। सो मैडम इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण करके चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम था रायबरेली, जो कि मॉडर्न डे यूपी में है। ठीक है, मॉडर्न डे यूपी में है। अब ये इलेक्शंस होता है, आराम से इलेक्शंस होते हैं, एंड इन दीज इलेक्शंस आराम से इंदिरा गांधी जी जो है शी विंस, आराम से शी विंस। अब भाई ये तो जीत जाती है तो रायबरेली का उनका सीट मिल जाता है लोकसभा का। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, राजनारायण को ये बात ना कुछ हजम नहीं होती। राजनारायण जी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। ही गोज टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो एलिज करते हैं, यानी कि वो इंदिरा गांधी जी पे तोहमत लगाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने कहीं ना कहीं फाउल प्ले किया है। She has done malpractices in the election। ठीक है, ये जो इलेक्शन है ये गलत है, फेयर नहीं था ये इलेक्शन। और ये चीज वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहते हैं जस्टिस जगमोहन सिन्हा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहते हैं जस्टिस जगमोहन सिन्हा। जगमोहन सिन्हा जी जो होते हैं वो आराम से सारे दोनों पक्षों के बात को सुनते हैं और सारे पक्षों की बात सुनने के बाद ही कम्स टू अ कंक्लूजन। वो बोलते हैं इंदिरा गांधी जी यू आर गिल्टी, आप है गिल्टी। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको कर रहा है डिस्क्वालीफाई। वी आर डिस्क्वालीफाइंग यू बिकॉज हमें ऐसा फील होता है कि एज द प्राइम मिनिस्टर you have influenced the election commission, and that is why we believe that your election is not fair and it is not proper. That is why हमने आपको डिस्क्वालीफाई किया है। अगर हमारे जजमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम है, I am giving you 14 days time. Go to the सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और अपील कीजिए, तभी आपका पोजीशन रहेगा, वरना इफ नॉट यू स्टैंड डिस्क्वालीफाई। इंदिरा गांधी जी सुन लेती हैं। सुनने के बाद वो ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ जाती हैं। अब दिल्ली में उनकी दुखों की कहानी खत्म ही नहीं होती गाइस। दिल्ली में जेपी नारायण साहब रहते हैं, जयप्रकाश नारायण साहब।
अगर आप लोगों ने सुना है, उनको लोक नायक भी बोला जाता था। ही वॉज अ वेरी करिज्मेटिक स्पीकर। मतलब आज के डेट में, इफ आई शुड नॉट से दिस, बट आज के डेट में जैसे कन्हैया कुमार जी हैं, ही इज अ वेरी कैरिज्मेटिक पर्सन, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, बहुत नए नए रेवोल्यूशनरी आइडियाज रखते हैं। इन द सेम वे वहां पे जय प्रकाश नारायण जी बैठे हुए थे, और जय प्रकाश नारायण जी ने एक अपना संगठन बनाया था। तो ये जो संगठन था, ये जो पूरा इनका ग्रुप था, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का बना हुआ था, एंड दिस वाज नोन एज द बिहार छात्र संघर्ष समिति। बिहार छात्र संघर्ष समिति। अब देखिए, इस बिहार छात्र संघर्ष समिति में 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स से ज्यादा एक्चुअली थे, बट ड्यूरिंग द डेट 5 to 6 लाख पीपल केम टू दिल्लीज रामलीला मैदान। दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो जमा हो गए, और यहाँ से वो लोग इंदिरा गांधी जी के खिलाफ रैली करने वाले थे। दे वर सपोज टू डू अ रैली। अब भाई रामलीला मैदान में अगर आप जाते तो एकदम बहुत सुंदर माहौल बना हुआ था। सब स्टूडेंट्स लोग जमीन में बैठे हुए हैं, सब लोग एजिटेशन करके रखे कि कितनी बेकार प्राइम मिनिस्टर है, अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, उन्हें रिजाइन कर लेना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो इलेक्शन प्रोपेगेंडा होता है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, हम आते वापस इंदिरा गांधी के पास, ठीक है। इंदिरा गांधी के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2 कॉन्फिडेंट्स थे। एक का नाम था संजय गांधी, और एक का नाम था सिद्धार्थ शंकरी। अब देखिए, सिद्धार्थ शंकरी साहब जो थे वो लॉयर थे, और आपके कुछ प्रीलिम्स के लिए बता दूं, बाद में वो बंगाल के गवर्नर भी बना दिए गए थे, ठीक है। बट दैट इज जस्ट अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। पर चलिए आगे सब स्टोरी को देखिए। संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकरी। नाउ वन डे व्हाट हैपेंस, अब देखो लॉयर है ना, तो लॉयर का दिमाग तो होता है। देखिए क्या होता है। एक दिन सडनली जब वो इनके पास ये 14 दिन का जब समय चल रहा होता है, सिद्धार्थ शंकरी दौड़ के आते हैं। ही कम्स रनिंग टू इंदिरा गांधी। दौड़ के बोलते हैं, इंदिरा जी, आपने सुना है रामलीला मैदान से आपके सामने रैली निकल रहा है आपके लिए। इंदिरा गांधी जी बोलती हैं, ये बात तो सही है, मैं तो जानती हूँ। टेल मी समथिंग आई डोंट नो सिद्धार्थ। ऑलरेडी मेरे खिलाफ यहाँ पे हाई कोर्ट मेरे पीछे पड़ा है, यहाँ पे ये लोग रैली करेंगे, अब और क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ, जो हो रहा है होने दो। ये बोलते, नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ पर जेपी नारायण ने एक स्पीच दिया है। तो उन्होंने बोला, भाई स्पीच तो देते रहते हैं। बोला, नहीं ये तो हेट स्पीच है। बोला, हाँ तो देंगे, क्या करूं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ शंकरी ने बोला है, यहाँ पर जेपी नारायण ने एक गलती कर दी थी। उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि ये इंदिरा गांधी जी इतनी बेकार है कि आर्मी एंड पुलिस को, द आर्मी एंड पुलिस शुड नॉट लिसन टू हर। आर्मी और पुलिस को उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। आर्मी और पुलिस को इन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनने चाहिए, बिकॉज शी इज नॉट अ गुड पर्सन। तो इंदिरा जी, ये जो आर्मी और पुलिस को बोला जा रहा है, व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग टुवर्ड्स? दिस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ रिवोल्ट। अगर आर्मी और पुलिस आपकी बात नहीं सुनेगी, ये तो हो जाएगा रिवोल्ट, और इस रिवोल्ट का मतलब है दैट दिस इज एन इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये है एक इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये बात जब इंदिरा गांधी जी सुनती हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंख एकदम चमक जाती है। शी सेज, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। शी इमीडिएटली रन्स टू द प्रेसिडेंट, टू द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम था फखरुद्दीन अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अहमद साहब के पास जाती है, उन्हें नींद से 3 बजे सुबह उठाती है और बोलती है, प्रेसिडेंट साहब डिक्लेयर एन इमरजेंसी। प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं, क्यों, कैसे? तो वो बोलती है, भाई इमरजेंसी हो गया, जयप्रकाश नारायण जो है वो इंडिया में विद्रोह करवाने वाला है, रिवोल्ट कराने वाला है, दिस इज एन इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो फखरुद्दीन अहमद साहब पूछते हैं, मैडम क्या आपने कैबिनेट से पूछा है? तो वो बोलती है, नहीं मैंने अब तक तो नहीं पूछा, बट मैं कल पूछ लूंगी। फिलहाल आप एक काम करो, आप है ना इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट गाइस कि फखरुद्दीन अहमद साहब ने इंदिरा गांधी जी के वर्ड्स पे डिक्लेयर कर दिया था इमरजेंसी। ही डिक्लेयर्ड a national emergency on the grounds of internal disturbance. आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ रहा हो।
अब क्या होता है, अब इंदिरा गांधी जी आराम से ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो सारे के सारे जो अपने लीडर्स रहते हैं, ऑपोजिशन लीडर्स वगैरह रहते हैं, सबको वो आराम से जेल वेल में घुसा देती हैं, सारा का सारा अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हैं और कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को भी सिक्योर कर लेती हैं ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्या होता है, जब कुछ दिनों बाद इमरजेंसी खत्म होती है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, मोरा आपका कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आता, बट यहाँ पर जनता जो है, इंडिया की जनता जो है, वो कांग्रेस को बहुत करारा जवाब देती है। एंड द फर्स्ट टाइम सेंटर में आप देखोगे कि एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आया है। ठीक है, तो मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आया और मोरारजी देसाई ने रियलाइज किया, he came into conclusions, he tried to understand कि किस तरीके से 1975 में इमरजेंसी प्रोविजंस को मिसयूज किया गया था और इसे रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने पास किया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आई टेल यू क्या क्या देखा उन्होंने। फखरुद्दीन ही सॉ, मोरारजी देसाई जी ने देखा कि सबसे पहला गलती क्या हुआ था कि फखरुद्दीन अहमद साहब को एड एंड एडवाइस तो बाउंड था भाई, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एड एंड एडवाइस जो था वो तो बाउंड था, बट कैसे एड एंड एडवाइस होगा ये नहीं लिखा गया था। इसी को एक्सप्लॉइट कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने। तो उन्होंने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो तभी, द ओनली टाइम that he can declare emergency is when he gets a written advice, लिखित एडवाइस उन्हें मिलेगा कैबिनेट से, तभी जाकर वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला भाई जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने तो मात्र एक स्पीच दिया था, इस स्पीच के बेसिस पे इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे हो गया, ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो इंदिरा गांधी जी ने अपने लॉयर फ्रेंड के साथ मिलकर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट किया है, गलत तरीके से दर्शाया है एंड गलत ग्राउंड्स पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये एक बहुत ही ज्यादा लूज टर्म है, तो इस वर्ड को हमें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करके इस इंटरनल वर्ड को हमें आर्म्ड रिबेलियन बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर रिबेलियन हो भी रहा है तो कोई बात कर रहा है, कोई पीसफुल प्रोसेशन कर रहा है, उसके बेसिस पे आप इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते। इमरजेंसी डिक्लेयर तभी हो सकती है जब आपके पास एक जनता है और उस जनता के पास बहुत सारा आर्म्स है, यानी बहुत सारी बंदूकें हैं, बम है, and this will affect the sovereignty, unity and integrity of India। तभी आप इस इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन। तो ये वर्ड चेंज हो गया, वर्ड बन गया आर्म्ड रिबेलियन। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा कॉन्क्रीट है और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, तो हार्डली इस वर्ड में आप किसी तरीके का भी सिनोनिम निकाल सकते हो, किसी तरीके का भी सिंपल सिनोनिम निकाल सकते हो। अब देखिए, चलिए हम लोग तरीके पे आते हैं कि 352 जो है वो कैसे लगता है, हाउ डज इट कम इनटू बीइंग। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रहते हैं वो एक रिटन रिकमेंडेशन देते हैं। दे गिव a written recommendation, written advice to the President of India. President of India क्या करते हैं, he takes out a proper declaration और this declaration is known as a proclamation, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई अब मैं इंडिया में इमरजेंसी लगा रहा हूं इस ग्राउंड्स पे। ठीक है, आफ्टर दिस, इसके बाद देखिए क्या होता है, देयर इज 30 डेज का टाइम पीरियड। 30 डेज तक, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन के बाद 30 डेज तक ये इमरजेंसी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। मैम यहाँ पर लेजिस्लेचर की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर हमें लेजिस्लेचर की कोई जरूरत नहीं है, बट 30 डेज के बाद चलने के लिए हमें लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए। 30 डेज के बियॉन्ड चलेगा तो हमें लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए। तो मैम 30 डेज के बाद लेंगे अप्रूवल? नहीं, ये जो अप्रूवल होना होगा कि भाई अब ये जो इमरजेंसी है इसे कुछ दिनों तक चालू रखना है,
ये इस 30 डेज के ड्यूरेशन में ही होना होगा। मतलब 30 डेज बाकी है, लेजिस्लेचर को बोला जाएगा इस बिल को पास कीजिए, आप लोग एक्सेप्ट कीजिए कि भाई इमरजेंसी आगे चलनी चाहिए। लेजिस्लेचर के दो पार्ट्स होते हैं एज वी नो, लोकसभा, राज्यसभा। ये कैसे पास होगा भाई? हाउ विल दे पास द रेजोल्यूशन कि इसे हमें इमरजेंसी को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए? ये क्या करेंगे? देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस along with 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों क्लॉजेस अगर फुलफिल हो जाता है, लोकसभा इसे पास कर देता है, ये राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा भी सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए अगर इस बिल को पास कर देती है, इफ द राज्यसभा passes this, लोकसभा राज्यसभा बोथ पास दिस, दोनों ही पास कर देती है, क्या होगा? ये बिल, द इमरजेंसी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 6 months। यानी जिस दिन से प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया है, समझ लीजिए फर्स्ट 2020 को प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया है, तो ये 6 months तक अब चलेगा। यानी कि दिस विल कंटिन्यू अप टिल 1st 6 of 2020। अब 6 महीने के बाद अगर आपको फिर से ऐसा जरूरत है कि इमरजेंसी को हम फर्दर लेके जाएं, तो वापस से लेजिस्लेचर के पास जाना पड़ेगा। लेजिस्लेचर में सेम दोनों हाउसेस जो है सेम तरह के मेजॉरिटी के साथ पास करेंगे, फिर ये बिल 6 महीना रहेगा, फिर 6 महीने के बाद इट कैन गो टू द लेजिस्लेचर, फिर वापस से सेम तरीके से ये पास किया जा सकता है। तो ये जो पूरा साइक्लिकल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली चल सकता है इनफाइनाइट टाइम के लिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये आप 6 महीना या 3 साल या 2 साल या 4 साल तक चलाओगे। अगर बाय द वे आर्टिकल 352 प्रोक्लेम किया जाता है, तो वो तब तक चल सकता है जब तक लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को ऐसा लगे कि इस इमरजेंसी की इंडिया में जरूरत है। अब चलिए वापस से हम मैडम इंदिरा गांधी जी के पास जाते हैं। तो मैडम इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इमरजेंसी जो लगाया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगाया था, वो स्टार्ट हुई थी 25th of June 1975 से, एंड इट हैड कंटिन्यूड अप टिल 21st of March 1977। कुल 19 मंथ्स के लिए ये जो इमरजेंसी था वो चलता गया था। फॉर 19 मंथ्स ये चला गया था। ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या देखोगे, किसी भी सिटीजन के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन से छीन लिए गए थे। सारे के सारे जो पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स, सब पे प्रॉपर सेंसरशिप कर दिया गया था, ताकि जो पेपर्स है वो प्रॉपर तरीके से कोई मटेरियल नहीं छाप पाए। लिटरली अगर आप द हिंदू की नाम आप लोगों ने सुना है, द हिंदू उस वक्त पूरे ब्लैंक पेपर्स निकाला करता था, बिकॉज उसका कोई आर्टिकल इंदिरा गांधी मैम अप्रूव नहीं करती थी, तो अपेरेंटली कुछ छपता ही नहीं था पेपर्स में। फुल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस चल रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट को पास कर दिया था 1971 में। ठीक है, और इसके तहत बड़े आराम से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी एंड जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स थे, जितने भी लीडर्स थे ऑपोजिशन के, सबको उन्होंने आराम से जेल में बंद कर दिया था। सो गाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या समझ रहे हो कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नेचर है, जो डेमोक्रेटिक नेचर है वो पूरी तरह हिल चुका था। यस और नो? इंडिया में अब किसी तरह का भी डेमोक्रेसी नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, इन्हें पता था भाई मेरा तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, तो इन्होंने बड़े आराम से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिसे हम बहुत पॉपुलरली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उन्होंने बड़े आराम से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी पास कर दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक्ट पास कर दिया। यस, अब क्या होता है देखिए, इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं ना कहीं इंडिया के डेमोक्रेटिक नेचर के अगेंस्ट में था। नाउ व्हाट हैपेंड इज, जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आया, व्हेन द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट केम, दे रियलाइज्ड कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कितने सारे वाइसेस लाए थे। तो इट वाज फॉर दिस रीजन आल्सो कि उन्होंने क्या किया,
भाई 44th पास किया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े आराम से बोला कि भाई एक तो मुझे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को ठीक करना है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो बेवकूफी की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी की सारी चीजें मुझे ठीक करनी है। और इसके लिए इन्होंने दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का पहला जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो वर्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो वर्ड था, इसे चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन बना दिया। क्या बना दिया? आर्म्ड रिबेलियन। मतलब ये है कि आर्म्ड रिबेलियन कॉन्क्रीट वर्ड है, इसीलिए इसमें कोई सिनोनिम नहीं होते, इसे कोई लॉयर मिसजज नहीं कर सकता। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर आपकी जनता है, एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनके पास प्रॉपर तरीके से आर्म्स हो और वो जनता कोशिश कर रही है गवर्नमेंट को हटाने का, तो ये हो जाता है रिबेलियन, विद्रोह। तभी जाकर आप इमरजेंसी लगा सकते हो। सेकंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेसिडेंट की पोजीशन को भी सेफगार्ड कर दिया। दे सेड कि भाई प्रेसिडेंट साहब, आप इमरजेंसी तभी डिक्लेयर करना जब आपको रिटन एडवाइस मिले यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है। तो सेकंड इन्होंने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट की पोजीशन को सिक्योर कर दिया। यस। उसके बाद देखिए क्या होता है। नंबर 3, इन्होंने आर्टिकल 20 और 21 को देखा। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, आर्टिकल 20, 21 ये दोनों जो है फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 20 says that there is a fundamental right of a citizen against conviction, यानी किसी को भी अरेस्ट करने से पहले प्रॉपर प्रोसीडियर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करना होगा। और आर्टिकल 21 जो बोलता है, इट सेज राइट फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी किसी को भी लाइफ को अपना आराम से अपने टर्म्स पे इज्जत से जीना है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि कोई भी इमरजेंसी हो, स्टेट हो, फाइनेंशियल हो, नेशनल हो, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जाना है तो चले जाए, लेकिन दो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कभी नहीं छुए जा सकते। ना सेंटर इसे छू सकता है, ना स्टेट इसे छू सकता है। और ये जो दोनों राइट्स हैं वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इसीलिए गाइस इन दोनों आर्टिकल्स को इनएलिएनेबल राइट्स भी कहा जाता है, कि ये जो राइट्स है वो इनएलिएनेबल राइट्स है, किसी से भी कभी भी किसी भी इंडियन सिटीजन से ये राइट नहीं छीना जा सकता है। यहां तक was said in the 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देना चाहूंगी। आर्टिकल 352 के अगर आप अच्छे से इफेक्ट समझने का कोशिश करो तो इसके जो इफेक्ट्स है वो दो पार्ट में होंगे। एक पार्ट होगा जो फेडरेशन को अफेक्ट करेगा, कि फेडरेशन को कैसे अफेक्ट करता है आर्टिकल 352। दूसरा होता है कि भाई सिटीजन्स को कैसे अफेक्ट करता है। गाइस वर्ड को मार्क करिएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको सिटीजन्स को डिक्लेयर कर रही हूँ, सिटीजन्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है, आप अपने फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोर्ट में कब जाओगे? When will a citizen go to the court to enforce his fundamental rights? वो 3 ग्राउंड्स पे जा सकता है। According to the Constitution of India, any citizen can enforce his rights in a court on 3 grounds. क्या है वो 3 ग्राउंड्स? कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट, अब्रिज या कॉन्ट्रवीन हुए हैं। VAC, वायलेट, अब्रिज या कॉन्ट्रवीन हुए हैं, ठीक है। बट जब भी हमारे यहां इमरजेंसी लगता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर सस्पेंडेड। मेरे वर्ड्स को मार्क करिए, दे आर सस्पेंडेड। लॉ है, लॉ में कोई सिनोनिम्स नहीं होता। तो ये तब सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि ये वायलेट, अब्रिज एंड कॉन्ट्रवीन नहीं हो रहे हैं। और सिंस ये वायलेट, अब्रिज और कॉन्ट्रवीन नहीं हो रहे हैं, हम कोर्ट में कैसे जाएंगे? कोर्ट में तो हम तभी जाएंगे जब हमारे वायलेट, अब्रिज, कॉन्ट्रवीन हो रहे हैं, लेकिन ये तो सस्पेंड हो रहा है। सस्पेंशन इज डिफरेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे बोल रहा है
कि आपके में वॉयलेट नहीं कर रहा, अब्रिज नहीं कर रहा, कॉन्ट्रवीन नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप इन्हें अभी एनफोर्स नहीं कर सकते। यू कैनॉट गो टू द कोर्ट एंड आस्क देम टू एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट्स। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सो आप अब कोर्ट पे जाकर एनफोर्स नहीं कर सकते। तो इवन दो सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी के टाइम पे फंक्शन करता है, मगर एज अ सिटीजन आप वहां जाकर अपने राइट्स को एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 4 एक्ट्स को अपने सामने से दूर रखिए। आर्टिकल 20 और 21 को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो इनएलिएनेबल राइट्स है। यहां पर और एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 एंड देयर इज आर्टिकल 32। चलिए मैं आपको पहले बता दूं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 जो है वो 2 केसेस में लगेगा। अगर बाय द वे एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में होता है आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन होगा, आर्टिकल 19 रहेगा, आर्टिकल 19 को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में वॉर हुआ या एक्सटर्नल इमरजेंसी का सिचुएशन हुआ, इन दैट केस आर्टिकल 19 नहीं रहेगा। मतलब मैम क्या आर्टिकल 19 को अंडर वॉर एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा? यस गाइस, इसे अच्छी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा, मगर इन केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन इसे रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली फंक्शन करता रहेगा। अब आपको बात बताती हूँ आर्टिकल 32 की, आराम से यहां समझना। आर्टिकल 32 ना, आर्टिकल 32 जो है व्हाट इज दैट? दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि ये वो मैकेनिज्म है जिससे जो हमारे सिटीजन्स है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। दे आर द रिट्स। तो अब क्या होता है, आर्टिकल 32 को इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में इनकॉर्पोरेट किया गया है कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सिंस ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो करता है, इसीलिए इसे आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। तो अगर आपको यूपीएससी या डब्ल्यूबीसीएस या बिहार पीसीएस या झारखंड पीसीएस कुछ भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, इफ इन केस यू गेट अ क्वेश्चन कि भाई अगर आर्टिकल 352 प्रोक्लेम होता है, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं जो उसमें अप्लाई करते हैं और उसमें नहीं अप्लाई करते हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते, ये एज इट इज चलते रहते हैं। ओनली आर्टिकल 19 डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैडम फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक रहता है। आपने 4 आर्टिकल्स के बारे हमें बता दिया, 19, 20, 21 एंड 32। अब एक बात बताइए, बाकी के राइट्स के बारे आप कहां से जानोगे? बाकी के जो राइट्स है गाइस वो बहुत आराम से, अगर आप देखोगे, आप प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं, उस प्रोक्लेमेशन में वो लिख देते हैं कि भाई मैं जो हूं इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं, और इस इमरजेंसी में लोगों के दीज नंबर फंडामेंटल राइट्स जो है वो इफेक्ट होंगे। तो ये जो चीज है कि कौन सा फंडामेंटल राइट रहा और कौन सा फंडामेंटल राइट गया, ये बड़े आराम से आप देखोगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया हुआ है। इट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इटसेल्फ। इट हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय हिमसेल्फ। ठीक है, नाउ सी सेकेंड पार्ट में आइए। हम नेक्स्ट बात कर रहे थे फेडरेशन के बारे। देखिए आर्टिकल 250 ने हमें क्या दिया है? आर्टिकल 250 में और 7th शेड्यूल में ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि 2 पार्ट होते हैं। भाई हमारा जो 7th शेड्यूल है वो 3 लिस्ट के बारे में बताता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहां पर आप क्या देखते हो कि पार्लियामेंट ड्यूरिंग आर्टिकल 352 आर्टिकल 250 लगाता है और राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है, और इस रेजोल्यूशन के तहत पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकता है।
अगर कोई तरह का भी क्लैश होता है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट हमेशा ही जीतता है, ये तो हमें पता ही है। सो आप क्या देखते हो कि इस केस में इंडिया बिहेव्स लाइक अ यूनिटरी कंट्री, यानी पापा बिल्कुल बच्चे की बात नहीं सुनते, पापा सिर्फ अपना चलाते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 352। फाइनली अब हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे। देखिए, जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। तो आपके दिमाग में अक्सर आता होगा कि नॉर्मली तो हमारे जो जजेस हैं वो हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए, कहाँ गायब हो गए थे वो? नाउ सी व्हाट हैड हैपेंड। इंडिया में 1980 में एक केस हुआ था विच वाज नोन एज द मिनर्वा मिल्स केस में। इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला था कि इंडिया में सब कुछ, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में जो भी होता है, कुछ भी होता है, सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंडर पे है। जुडिशियल रिव्यू को, द जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसीलिए इंडिया में कुछ भी होगा वो जुडिशियल रिव्यू में पड़ेगा। और अगर जुडिशरी को ऐसा लगेगा कि ये जो बिल पास हुआ है, ये जो लॉ बना है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशरी इसे डिक्लेयर कर देगी एज नल एंड वॉइड। अब देखिए भाई, इंदिरा गांधी जी तो 1975 में फंक्शन कर रही थी। अगर समझ लीजिए ये जजमेंट 1975 की जगह 1974 में होता, 1974 में हो जाता, तो इंदिरा गांधी जी का जो इमरजेंसी था वो जुडिशियली रिव्यू होता। क्या रीजंस है इमरजेंसी के, क्या रियलिटी में कारण है, क्या फायदा होगा इस इमरजेंसी के, क्या लॉस होगा, सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स हमारा जुडिशरी देखेगा और जुडिशरी अपना ओपिनियन देगा। अगर जुडिशरी ये बोलता है कि कॉजेस जस्ट नहीं है, तो इमीडिएटली वो जो आपका इमरजेंसी है वो जुडिशरी डिक्लेयर कर देगा एज नल एंड वॉइड। तो टेक्निकली मिनर्वा मिल्स केस इंडिया का एक लैंडमार्क केस है और इस केस ने इंडिया को टेक्निकली बचाया है। इस केस ने क्या किया है? इंडिया को टेक्निकली बचाया है सारे के सारे प्रॉब्लम से, कि फ्यूचर में अगर कभी भी कोई भी इस तरह का गलत तरीके से इमरजेंसी लगाने की कोशिश करता है तो मिनर्वा मिल्स केस जो है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगी हमें टू सेफगार्ड इंडिया फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब हम इस वीडियो के फाइनल पार्ट में हैं। देखिए, अब मैं बात कर रही हूं कि आर्टिकल 352 को रिवोक कैसे किया जाता है। देखिए, आर्टिकल 352 रिवोक करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट वे, भाई गलती से हो गया। अब गलती से कैसे हो सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी, ठीक है, मगर फॉर सम रीजन क्या होता है, 30 डेज कट जाता है और लोकसभा राज्यसभा में से ये पास नहीं होता। अगर ये लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है और मतलब दे नीड अ लिटिल मोर टाइम, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो 30 डेज के बाद ये जो है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। इमरजेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में हमारे प्रेसिडेंट साहब का रोल रहता है। प्रेसिडेंट साहब जो रहते हैं, पहला क्या होता है, भाई प्रेसिडेंट साहब ने सुबह में एक प्रोक्लेमेशन दिया, बाद में ऐसा फीलिंग आता है कि भाई हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इस इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन करेंगे। ही विल मेक अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन एंड इन दिस सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन वो इमरजेंसी को इजीली रिवोक कर देंगे। ही कैन इजीली रिवोक द इमरजेंसी। फाइनल और एक तरीका होता है जो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। सिर्फ लोकसभा, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द लोकसभा ईयर, लोकसभा के 1/10 मेंबर्स यानी करीबन 55 मेंबर्स जो रहेंगे लोकसभा के, वो एक नोटिस बनाएंगे, ठीक है। दे विल मेक अ नोटिस और ये नोटिस वो प्रेसिडेंट साहब को देंगे। दे विल टेल द प्रेसिडेंट साहब कि प्रेसिडेंट साहब, हमें लगता है अब इमरजेंसी का जो सारा रीजंस था वो खत्म हो चुका है, तो अब आपको ना इसे रिवोक कर देना चाहिए। अब प्रेसिडेंट साहब के पास तो खुद का कोई बुद्धि होता नहीं, तो वो क्या करते हैं, इसे ले जाकर दे देते हैं स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब
लोकसभा के स्पीकर साहब एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं। ही कॉल्स फॉर अ स्पेशल सेशन, और इस स्पेशल सेशन में 14 डेज का टाइम दिया जाता है। मार्क माय वर्ड्स गाइस, इस स्पेशल सेशन को 14 डेज का टाइम दिया जाता है। इस 14 डेज में बोला जाता है भाई आराम से डिबेट करो, डिस्कशन करो, वोटिंग करो, कोई नहीं। और ये जो वोटिंग का फेज होता है गाइस, वो होता है सिंपल मेजोरिटी से। अगर सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा ने इसे पास कर दिया, द बिल विल गेट व्हाट इज नोन एज रिवोक्ड, रिवोक हो जाएगा। फिर से प्रोसेस बता रही हूं, गौर से सुनना भाई। 1/10 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा give a notice to the President of India. The President of India sends this notice to the Speaker. Speaker convenes a special session. 14 days are given to the Lok Sabha. There is debate, there is discussion, and finally it is put to vote. Voting में simple majority, मतलब 50% present and voting अगर रहेगा, 50% present and voting अगर रहेगा, bill will stand revoked. ठीक है? This marks the end of Article 352. In the subsequent videos, we will be discussing Article 356 and Article 360 as well. I hope you people enjoyed this video. Please let us know how we are doing. And please let us know in case you have any doubts related to the same topic. Thank you so much for watching, guys. Have a great day ahead. Bye-bye.